Hello teachers, क्या हाल चाल? Welcome to my YouTube channel Math Mavens. I am Sumit Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. And this year gonna be your year. आप इस साल जरूर व्याख्याता बनोगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। चैप्टर हमारा चल रहा है थर्ड, क्लास है हमारी 8th नंबर हमारी क्लास है। चैप्टर हमारा चल रहा था बहुत ही शानदार, एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण। ये जो चैप्टर है कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है। थोड़ी बहुत इसमें आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, जो जैसे कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पर्यवेक्षण में आपको 3 कथन बताए थे, निरीक्षण में आपको 3 कथन मैंने बताए थे। उसके बाद आज हम ये हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन इसके मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं चैप्टर के। आज हम करेंगे नेक्स्ट 31 से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करेंगे? 31 से हम स्टार्ट करेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। आप लोग वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, बहुत ही मेरे लिए अनबिलीवेबल है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह मेरे एंड से भी मेहनत चलती रहेगी, आप लोग भी मजे से देखते रहो। कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो आपका जो भी फीडबैक है, नेगेटिव पॉजिटिव, मैं हमेशा उसका रिस्पॉन्ड करता हूँ अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है ऑलवेज मैं उसका वेलकम करता हूं, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ वीडियोस जो है मेरी अभी इसी प्लेलिस्ट में 3-4 बच्चों ने डिसलाइक भी मार रखा है। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी बात उसमें बोली है कि आपको उसमें पसंद ना आई हो, डिसलाइक आपने कर दिया हो, बट कोई बात नहीं। इन 3-4 डिसलाइक को मैं इग्नोर करूंगा। अगर मुझे 1000 लाइक मिल रहे हैं और 3-4 डिसलाइक है तो मैं इन बच्चों पर ध्यान नहीं दूंगा। और ये भी मुझे लग रहा है कोई अपने खास जलने वाले भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो डिसलाइक मार देते हैं कि भैया ये इसकी वीडियो कैसे चल रही है, डिसलाइक मारो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं है। मुझे इन लोगों पर विश्वास है, जो लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाना मेरी वीडियोस का, मेरे लिए बस इतना ही करना। स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। बहुत सारे आपके लिए फैक्ट्स लेकर आया हूँ इस चैप्टर में, जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने इंक्लूड नहीं किए थे। शानदार शानदार चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, देखना। पर्यवेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है इसकी हम बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कह रहे हैं कि पर्यवेक्षण में कार्य जो है शिक्षक के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाता है। बिल्कुल सही बात है। पर्यवेक्षण के अंदर शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाया जाता है। क्या ये व्यापक होता है? बिल्कुल होता है। तो सर संकुचित कौन होता है? संकुचित कौन होता है? संकुचित तो सर आपका निरीक्षण होता है। निरीक्षण जो है आपका क्या होता है? संकुचित होता है। जबकि दूसरी तरफ आपका पर्यवेक्षण व्यापक होता है। पर्यवेक्षण में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की झलक आती है, बिल्कुल सही बात है। जबकि निरीक्षण के अंदर वो क्या करेगा? अपनी अथॉरिटी दिखाएगा, स्वामित्व दिखाएगा कि भैया मैं ही ऊपर हूं, तुम तो कुछ नहीं हो। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही थे, तीनों ही सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 32 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है अगेन। निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहे हैं निरीक्षण के उद्देश्य जो है वो सूचना प्राप्त करना है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। निर्देशन में सूचना प्राप्त करना होता है इसका उद्देश्य। जबकि दूसरी तरफ साथ साथ में अंतर भी आपको क्लियर होते जाएंगे। पर्यवेक्षण की भी बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे तो वो क्या कह रहा है? यहाँ पे तो वो कह रहा है कि निरीक्षण के अंदर क्या होना चाहिए, उसको सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। लेकिन पर्यवेक्षण की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है? समुचित निर्देश देने की भावना रखता है। क्या करता है? समुचित निर्देशन की प्रकृति होती है पर्यवेक्षण की। निरीक्षण की प्रकृति अधिकारिक या नियंत्रात्मक होती है। बिल्कुल वो अपना स्वामित्व दिखाएगा कि आई एम द वन, आई एम द सुप्रीम, आप लोअर हो, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है निरीक्षण में। लेकिन पर्यवेक्षण में ऐसा नहीं करता, उसमें सहयोग की भावना होती है। किसकी भावना होती है? सहयोग की। यह केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है। जबकि इसमें क्या होता है? निर्देश मिलता है, आपका विकास होता है। क्या होता है? आपका रचनात्मक विकास होता है। जबकि इसमें सिर्फ यही होता है। तो सारे ही कथन सही हैं। अगर सारे ही सही हैं तो इसका भी डी सही हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण जो है एक तो होता है आपका व्यक्तिगत, एक तो हो गया व्यक्तिगत, फिर दूसरा आपका हो गया एक विषय विशेषज्ञ द्वारा, एक विषय विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताया था। डॉक्टर मुखर्जी ने भी एक बात कही थी। डॉक्टर मुखर्जी ने क्या बात कही थी? उन्होंने आपके ये कहा था, मुखर्जी से मुखिया मैंने आपको याद करवाया था, वो ये कहते हैं कि प्रधानाध्यापक जो है वो भी कभी कभी मूल्यांकन करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सुपरविजन का काम कौन करेगा? प्रधानाध्यापक करेगा। प्रधानाध्यापक करेगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट?
किसी को इसमें कोई डाउट? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 33 नंबर का। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आपका हो जाएगा प्रधानाध्यापक, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, है ना। ऑफ हो गया था ये, लाइट चली गई थी बीच में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा आपको, अभी ध्यान से समझना। पर्यवेक्षण जो है उत्तम अधिगम तथा शिक्षण की व्यवस्था को विकसित करने में सहायक है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है, ये बात हमसे पूछी है, तो मैंने यहाँ पे वर्ड पकड़ लिया विकसित करना। विकसित करने की बात कही थी विल्स किम्बल ने। किसने कही थी? विल्स किम्बल ने। तो विल्स ने बात कही थी विकसित करने की, विल्स ने बात कही थी आपके, वाइल्स कह लो विल्स कह लो एक ही बात है, वाइल्स ने बात कही थी आपके विकसित करने की। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा। ये आपका जो फ्रेंड सी अयर, अच्छा ये विल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों मिसप्रिंट हो गया, ये इसमें दोबारा लिख दिया, कुछ और यहाँ लिख लेना, डॉक्टर मुखर्जी कर लो सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। विल्स लिखा हुआ मिल जाए, बाइल्स किम्बल लिखा हुआ मिल जाए, विल्स किम्बल लिखा हुआ मिल जाए, इसमें कोई अंतर ऐसा खास है नहीं, ठीक है ना, सेम ही नाम है, विल्स का वाइल्स बना दिया ये, ठीक है ना, विल्स किम्बल, विल्स किम्बल ही है ये, विल्स किम्बल। फ्रेंड सी आयर, फ्रेंड सी आयर, सी से याद रखना है सर्वाधिक सृजनात्मकता, सर्वाधिक सृजनात्मकता, ये बात आपकी किसने कही थी? सर्वाधिक सृजनात्मकता की जो बात आपके कही थी, ये सर आपके कही थी फ्रेंड सी आयर ने। उसके बाद डॉक्टर मुखर्जी की बात करें तो मुखर्जी ने कहा था जो मुखिया है वो मूल्यांकन करेगा, मुखिया जो है वो क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मुखिया ही मूल्यांकन करेगा, मुखिया मूल्यांकन करेगा, क्या ये बात समझ में आ गई? देखो मैंने आपको ना इसमें तीन तीन लोग बताए थे, मैंने आपको इसमें तीन लोग बताए थे, ध्यान से समझना। मैंने आपको इसमें तीन लोग बताए थे, मैं दोबारा आपको एक बार बताता हूँ। दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास पर्यवेक्षण, क्या है? एक तो है पर्यवेक्षण, एक है हमारे पास निरीक्षण। पर्यवेक्षण और निरीक्षण, इन दोनों की हमने बात की थी, इन दोनों की हमने बात की थी। इन दोनों के अंदर कौन कौन से तीन लोग मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, उसकी जरा हम फिर से बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मेरा प्रॉमिस आपसे क्लास में ही याद करवा दूंगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए रिपीट तो देखो करना पड़ेगा। एक है आपका विल्स किम्बल, क्या है? विल्स किम्बल जिसको कह देते हैं। एक आपका है एडम्स व डीके, कौन है? एडम्स व डीके। और तीसरा आपका हो जाएगा वेबस्टर शब्दकोश, क्या हो जाएगा? अच्छा वो तो निरीक्षण में आ जाएगा, निरीक्षण में आ जाएगा। पर्यवेक्षण में आपका कौन कौन हो गया? एक आपका विल्स किम्बल हो गया, एक आपका एडम्स व डीके हो गया, और कौन रह गया? और कौन रह गया? मुखर्जी हो गए। अच्छा चलो इसमें लिखते हैं, याद आ जाएगा, माइंड से स्लिप हो गया। तो ये आपका इसमें विल्स हो गया। निरीक्षण में आपका एक तो आ जाएगा मुखर्जी, कौन से? डॉक्टर मुखर्जी। फिर आ जाएगा आपका वेबस्टर शब्दकोश, क्या आ जाएगा? वेबस्टर। अच्छा फ्रेंड सी आयर था, कौन था? फ्रेंड सी आयर, ये था आपका। उसके बाद वेबस्टर हो गया यहाँ पे, एडम्स में डीके इसमें हो गया, मुखर्जी हो गया, वेबस्टर हो गया। और निरीक्षण को लेके बातें किसने कही थी? निरीक्षण को लेके सर आपके बात कही थी आपके विल्स किम्बल हो गया, निरीक्षण में मुखर्जी हो गया, बार व बटन, कौन था? और बार व बटन दबा के योजना शुरुआत करेंगे, ये चीज मैंने आपको बताई थी, कैसे याद रखना है। विल्स ने बात की थी सर आपके विकास की, विल्स ने कहा था कि जो पर्यवेक्षण है वो अध्यापक व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। विल्स ने क्या कहा था कि जो पर्यवेक्षण होता है ना, जो पर्यवेक्षण होता है वह अध्यापक व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में, अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है, श्रेष्ठ विकास में सहायक है। ये बात किसने कही थी? ये बात आपके कही थी विल्स ने। विकास से याद रह जाएगा विल्स। एडम्स व डीके, डीके क्या करेगा? अपनी उन्नति को लेकर डीके भागेगा। इसने ये बात बोली थी कि पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्नति हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम है, सुनियोजित कार्यक्रम। उन्नति को लेकर किसने कहा था पर्यवेक्षण को? एडम्स व डीके ने। डीके हाँकता है अपनी उन्नति को लेकर। फ्रेंड सी आयर, फ्रेंड सी आयर, सी से आपको याद रखना है सर्वाधिक सृजनात्मक, इसने इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षण को सर्वश्रेष्ठ व गत्यात्मक बताया है, और सर्वाधिक सृजनात्मकता इससे होती है। ये बात किसने कही थी? फ्रेंड सी आयर ने की थी। तो फ्रेंड सी आयर, सी से याद रहेगा सर्वाधिक सृजनात्मक। डीके हागने का काम उन्नति को लेकर सुनियोजित कार्यक्रम में करता है एडम्स व डीके। विल्स काम करता है विकास का। ध्यान हो गया? ठीक है। मुखर्जी ने कहा था कि जो मुखिया है, जो आपका मुखिया है, जो आपका मुखिया है,
वो मूल्यांकन करेगा, मुखिया मूल्यांकन करेगा, मुखिया मूल्यांकन करेगा, यानी कि ये बात आपके कही थी मुखर्जी ने निरीक्षण को लेके कि जो वरिष्ठ अध्यापक व प्रधानाध्यापक जो हैं इनके द्वारा विद्यालय के मूल्यांकन किया जाता है। वेबस्टर का मतलब हो गया विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय। टेस्ट, वेब टेस्ट, टेस्ट याद रखना, टेस्ट का मतलब होता है जांच करना, विद्यालय के कार्यों की जांच करना, ये निरीक्षण का मतलब होता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बटन दबाकर क्या किया जाएगा? कार्यक्रम शुरू की जाएगा, योजना की जाएगी शुरू। क्या की जाएगी? योजना, बटन दबा के। तो ये स्टेटमेंट आपका किसने दिया था? बटन वाला। ये स्टेटमेंट आपका दिया था कि निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आधार प्रस्तुत करती है किसके लिए? शिक्षण की उन्नति हेतु योजनाएं बनाई जाती है। 12वें बटन ने निरीक्षण के लिए ये बात कही थी। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? किसी को कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं है सर। आगे चलो, 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। सी इसका करेक्ट था। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा था? इसमें हमसे पूछा था विकसित के लिए, तो विकसित की बात कही थी विल्स किम्बल ने। याद रह जाएगा। सुपरविजन शब्द का क्या अर्थ है? सुपरविजन शब्द का अर्थ क्या है? सुपरविजन का अर्थ होता है पर्यवेक्षण करना, इंस्पेक्शन का अर्थ होता है निरीक्षण करना। क्या होता है? निरीक्षण करना। अच्छा, पर्यवेक्षण की अगर परिभाषा आपसे पूछे तो ये क्या होता है? इसमें बहुमुखी दिशाओं में, चहुमुखी दिशाओं में क्या होता है? चहुमुखी दिशाओं में आपका विकास होगा, उन्नति होगी, ध्यानपूर्वक अवलोकन होगा। बहुमुखी या चहुमुखी दिशाओं में ध्यानपूर्वक अवलोकन करना, अवलोकन अवलोकन करना, अवलोकन करना, ये आता है आपके पर्यवेक्षण में। ठीक है, अपने निर्देश देना, समुचित निर्देश देना, सुझाव देना, ये सब मतलब होता है आपका सुपरविजन या निरीक्षण का। इंस्पेक्शन का अर्थ होता है जांच करना, परीक्षा ली जाती है, जांच किया जाता है, आलोचनात्मक जांच होती है निरीक्षण के अंदर। तो इसका जो उत्तर है आपका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। कौन सा? पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? 36 में क्या पूछ रहा है? 36 में आपसे सर पूछ रहा है आधुनिक पर्यवेक्षण की विशेषताओं में कौन कौन सा शामिल है, ये हमें बताना है। इजी सा हमारा क्वेश्चन है, वन बाय वन रीड करते हैं। अध्यापक स्टाफ की नई शिक्षण तकनीकों में अनुस्थापना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। प्रभावी परिणाम के लिए उचित प्रशिक्षण व नेतृत्व आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। उचित मानवीय समझ, सभी सही है। उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल सही उत्तर आपका डी हो जाएगा 36 का, बिल्कुल सही। 37 में क्या पूछ रहा है? 37 में पूछ रहा है रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषताएं। तो रचनात्मक सबसे अच्छा भी मैंने आपको बताया था, बर्टकी के आपको मैंने 6 पर्यवेक्षण के बताए थे प्रकार। बर्टकी के पर्यवेक्षण के 6 प्रकार आपको बताए थे। सबसे पहला प्रकार मैंने आपको बताया था क्लिनिकल। कौन सा बताया था? क्लिनिकल पर्यवेक्षण। फिर आपको मैंने बताया था नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण या जिसको कहते हैं निरोधात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, फिर आपका हो गया निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण जिसको अपने बोलते हैं आधिकारिक पर्यवेक्षण। फिर आपका चलो ये सब हो गया, तो सहयोग भी तो करेगा, सहयोगी पर्यवेक्षण होगा। फिर आपके दो और रहते हैं, एक आपका हो जाता है रचनात्मक पर्यवेक्षण, एक आपका हो जाता है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। कौन सा हो जाता है? वैज्ञानिक। तो मैंने आपको बताया था सबसे बढ़िया इसमें से रचनात्मक रहेगा। जो टीचर का बेस्ट है उससे कैसे निकलवाना है, जो उसको काम अच्छे से आता है वही काम उसको हमें असाइन करना है। क्लास हमारी चल रही है 8, बहुत ही शानदार। तो कौन सा इसमें विशेषता है ये बतानी है। शिक्षकों व छात्रों के सृजनशील गुणों का विकास होता है, रचनात्मक से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों को अपनी नवीनता के कार्य के प्रति संतोष व जबकि कार्यों को सराहा जाता है। नवीन कार्य है, अच्छा ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन डाल के दिया था। वहां उसने पूछा था कौन सा शामिल नहीं है, और ये स्टेटमेंट उसने डाल के दिया था वैज्ञानिक में। तब मैंने आपको बताया था कि ये वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, ये तो आपके रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता है। याद है किसी को? जिसने लास्ट वीडियो देखी है मैंने उसको वहां भी बताया था ये रचनात्मक पर्यवेक्षण आपका होता है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। ऑप्शन डी जो है आपका 37 का करेक्ट हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट हमारा है 38। 38 में क्या पूछ रहा है? शिक्षक के विकास में समन्वय, उत्तेजना और निर्देश का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या होता है कि आप समन्वय करते हो, उत्तेजना करते हो, निर्देशन का उद्देश्य, इन सब का उद्देश्य क्या है शिक्षक के विकास में? क्या हम इन सबसे पर्यवेक्षण करना चाह रहे हैं? क्या हम इन सबसे पर्यवेक्षण करना चाह रहे हैं? क्या हम प्रशासन का काम देख रहे हैं इसमें? क्या हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं? क्या हम निरीक्षण की बात कर रहे हैं? ध्यान से समझना इसको। कह रहे शिक्षक का विकास करना है,
उसमें समन्वय चाहिए, उसमें उत्तेजना चाहिए और उसमें निर्देशन चाहिए। इन सब का उद्देश्य किसके लिए होगा? तो 37 का आपका डी सही हो जाएगा। निरीक्षण में ये सारी चीजें होती है। निरीक्षण के उद्देश्यों में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, निरीक्षण के उद्देश्यों में निर्देशन, उत्तेजना और समन्वय आ जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो पर्यवेक्षण है उसमें आपका समुचित निर्देशन आ जाता है, समुचित निर्देशन आ जाता है, आपकी इसमें व्यापकता आ जाती है, इसमें थोड़ा सा आलोचनात्मक आपका रहता है सिस्टम, है ना। चलिए जी, 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 39, वरिष्ठ अध्यापक व प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? तो मेरी सुन लो बात, मैंने आपको बताया था प्रधानाध्यापक होता है मुखिया। कौन होता है? मुखिया। तो मुखिया ही मूल्यांकन करेगा, मुखिया मूल्यांकन करेगा, मुखर्जी ने कहा था, मुखिया मूल्यांकन करेगा, मुखर्जी ने कहा था। ये मैंने आपको याद करवाया हुआ है इस तरीके से। तो मुखर्जी ने कहा था मुखिया मूल्यांकन करेगा। बिल्कुल सही बात है, 39 नंबर की सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसी को इसमें कोई डाउट, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है? हो गया, चलो आगे चलते हैं। बाइल्स व किम्बल, बाइल्स व किम्बल, किम्बल ने क्या कहा था? विल्स किम्बल ने कहा था विकास में सहायक है, पर्यवेक्षण विकास में सहायक है। ये बात किसने कही थी? किम्बल ने, विल्स किम्बल ने। फ्रेंड सी आयर, सी का मतलब है सर्वाधिक सृजनात्मक, सी का मतलब है सर्वाधिक सृजनात्मकता। ये बात किसने कही थी? दोनों ही पर्यवेक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये दोनों ही पर्यवेक्षण से संबंधित है। लेकिन अगर हम बटन की बात करें, बार बार बटन बटन दबाकर उन्नति हेतु कार्यक्रम शुरू किए गए, उन्नति हेतु योजनाएं बनाई गई, ये बात आपकी बार बार बटन ने कही थी। लेकिन कही किसके लिए थी सर? ये बात कही थी निरीक्षण के लिए। किसके लिए कही थी? निरीक्षण के लिए। जबकि इन दोनों की ये जो बातें हमने पढ़ी है, ये बातें हमने पढ़ी है पर्यवेक्षण के लिए। किसके लिए पढ़ी है हमने? पर्यवेक्षण के लिए पढ़ी है, याद रह जाएगा। चलें आगे, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पर्यवेक्षक वह होता है जो, पर्यवेक्षक किसको बोलते हैं? शिक्षण पद्धति की आलोचना करता है, क्या उसको हम एक अच्छा पर्यवेक्षक कहेंगे? या जो दिशा देगा, या कक्षा का निरीक्षण करेगा, या मैत्रीपूर्ण सहयोग प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा? कौन सा आपका करेक्ट होगा? मेरी सुनो बात, शिक्षण पद्धति की आलोचना करने का काम तो निरीक्षण का है। निरीक्षण में ऐसा होता है निरीक्षक करेगा आलोचना, तो इसमें तो आलोचना नहीं होती, इसमें तो आपका समुचित निर्देश होता है। क्या होता है इसमें? तो आपका समुचित निर्देशन की प्रक्रिया होती है। किसने बोला था? पर्यवेक्षक में, ध्यान रह जाएगा। इसमें वो दिशा देता है पर्यवेक्षक में, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, कक्षाओं में निरीक्षण, तो निरीक्षण तो निरीक्षक का हो गया। मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करता है, ये ज्यादा बेटर है, ये सबसे बेस्ट चॉइस इसमें आपको दिख रही होगी। मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करने का मेन काम आपका होता है पर्यवेक्षक का, ध्यान रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। आगे चलते हैं, 41 नंबर में क्या कह रहा है? 41 नंबर में कह रहा है भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर बैठकी के पर्यवेक्षकों में कौन कौन से शामिल हैं? तो मैंने आपको बैठकी के 6 बताए थे। क्या उसमें निरीक्षणात्मक था? जी हाँ। क्या वैज्ञानिक था? जी हाँ। नियंत्रात्मक और निरोधात्मक ये भी था। तो सारे ही सही हैं, 6 आपको बताए थे, 3 इसने पूछ लिए। शामिल नहीं है पूछ ले तो जो शामिल नहीं होगा वो बता देंगे। ये तीनों तो हैं, इसके अलावा और कौन सा है? क्लिनिकल, कक्षा को एक क्लिनिक समझा जाता है, क्लिनिकल पर्यवेक्षण आपका हो गया चौथा। ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लिनिकल। और कौन सा हो गया? सहयोगी पर्यवेक्षण। कौन सा हो गया? सहयोगी। वैज्ञानिक हो गया। फिर आपका एक हो जाएगा रचनात्मक। ये किसके हैं? बर्टकी के हैं। किसके हैं? बर्टकी के। और वैसे अगर देखें पर्यवेक्षण के 2 टाइप कौन कौन से हैं, तो एक आपका सुपरविजन होता है व्यक्तिगत, एक आपका होता है विषय विशेषज्ञ द्वारा। किसके द्वारा? विषय विशेषज्ञ द्वारा होता है आपका सुपरविजन। ठीक है, 2 टाइप के आपके होते हैं और बर्टकी ने बताए हैं ये 6 टाइप के, याद रह जाएंगे। सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा होता है? सबसे बेस्ट आपको मैंने बताया था, सबसे बेस्ट आपका रचनात्मक हो जाएगा, ध्यान रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। 42 नंबर, 42 में आपसे क्या पूछ रहा है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की कठिनाइयों में कौन कौन से शामिल हैं? तो कौन सी कठिनाइयां आपको मिलती है? क्या प्रशासनिक कार्यों की अधिकता से पर्यवेक्षण की आवृत्ति बहुत कम हो पाती है? बिल्कुल सही बात है, कम टाइम मिलेगा, ज्यादा आपको पेपर वर्क दे दिया जाता है। शिक्षक गण पर्यवेक्षक का स्वागत नहीं करते, उनका सहयोगात्मक रुख नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, सब कहते हैं कि आया ज्यादा बन रहा है, ज्यादा पंगे ले रहा है हमसे, जानबूझ के मेरे से पंगे लेता है, तो पर्यवेक्षक को थोड़ा सा सहयोग कम मिलता है यहाँ पे अपना, है ना। प्रधानाध्यापक सभी विषयों का पर्यवेक्षण करने में अपने आप को योग्य नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है, पर्यवेक्षक एक विषय विशेषज्ञ द्वारा भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है। विषय विशेषज्ञ तो कोई प्रधानाध्यापक 1-2 सब्जेक्ट में दक्ष हो सकता है, सभी विषयों में तो नहीं हो सकता, तो सभी विषयों में वो योग्य नहीं पाता। भाई टीचर है, मान लो प्रधानाध्यापक जो है वो साइंस बैकग्राउंड से है, तो आर्ट्स वालों में वो क्या कमियां बताएगा, क्या उनको इंप्रूव करने के लिए कहेगा? आर्ट्स
का अगर प्रधानाध्यापक है तो वो फिजिक्स वाले टीचर को क्या बोलेगा कि सर आपकी टीचिंग में ये कमी है। हो सकता है टीचिंग स्टाइल को लेके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की बात करें, लेकिन अगर सब्जेक्ट कोर की बात करें तो थोड़ा सा वहां पे आपको देखने को मिलता है कि वो चीज नहीं बन पाती। तो ये तो सारे ही कथन सही है, ये तो सारे ही कथन सही है सर, सारे ही सही है। इसका मतलब सारी ही कठिनाइयां आपने को दे रखी है और सारी बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने रीढ़ की हड्डी किसे स्वीकार किया है? मैंने आपको बताया था, नोट करके डाल लेना, नोट करके डाल लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, याद आ गया मुझे फिर से। प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? संगठन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संगठन को। फिर एक क्वेश्चन आपको बताया था कि संगठन का मस्तिष्क पूछ ले, क्या पूछ ले? ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन संगठन का मस्तिष्क, तो वो आपका सर कौन हो जाता है? प्रबंधन हो जाता है। प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी संगठन, संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन, याद रह जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने रीढ़ की हड्डी किसे स्वीकार किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कौन सा स्वीकार किया है? ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रभावी पर्यवेक्षण। प्रभावी पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी कहा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। किसने कहा है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। अच्छा, इसके अलावा ये तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात हो गई, ये तो बात हो गई सर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की। चलो अब आयोग जैसे ही आ जाता है मेरे तो कान खड़े हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है, मेरे यहाँ पे कान खड़े हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को बढ़िया सा यहाँ पे एक चार्ट बना के देता हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को बढ़िया सा यहाँ पे एक चार्ट बना के देता हूँ, एक चीज समझाता हूँ बहुत ही शानदार, एक बहुत ही शानदार चीज आपको समझाता हूँ, ठीक है? ये हमने व्हाइट पेज ले लिया, थोड़ा सा और कर लेते हैं कुछ, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। जी हाँ, अब बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरी बात। तो मैंने आपको एक फैक्ट अभी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने क्या बात बोली है सर? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने सर रीढ़ की हड्डी कहा है। क्या कहा है? रीढ़ की हड्डी कहा है। अच्छा, किसको कहा है ये इंपॉर्टेंट है? प्रभावी पर्यवेक्षण को, प्रभावी पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी कहा है। किसने? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। और कौन कौन से आयोग पढ़े सर वो भी बता दो, अभी बता देते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। एक आपको ध्यान रखना है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जो खास बात है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। डेट अगर याद रख सको तो रख लेना, बाकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको याद होना ही चाहिए। याद हो जाए तो अच्छी बात है, कोई कह रहा भी एक भी गलत ना हो, क्वेश्चन कितना ही डीप आ जाए, तो उनके लिए ये फिर डेट्स वेट्स भी मैटर करती है। हालांकि ऐसा पूछता तो नहीं है बिल्कुल, बट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होती है तो प्रोवाइड कर देनी चाहिए, कल को कोई कह दे सर बताया नहीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पर्यवेक्षण के लिए क्या बोला है? पर्यवेक्षण के लिए इन्होंने क्या बोला है? पर्यवेक्षण कार्य बहुत शीघ्रता से होता है। क्या बोला है? पर्यवेक्षण कार्य बहुत शीघ्रता से होता है, बहुत शीघ्रता से होता है। ये बात किसने कही थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1919, याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। सेकंड क्या याद रखोगे? इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका हर्टांग समिति। कौन सी है? हर्टांग समिति। जो हिंदी के व्याख्याता है मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, क्या मैं इसका उच्चारण सही कर रहा हूँ। हरटांग, ये रह पहले बोला जाता है ना, हरटांग, हरटांग या हटरांग होगा, क्या होगा? हटरांग, देख लेना भाई, हटरांग बोलेंगे या हरटांग बोलेंगे देख लेना, मुझे भी बताना, मैं भी सीख लूंगा, ठीक है? तो हरटांग बोल रहे हैं या हरटंग बोल रहे हैं, जो भी है, इस समिति ने 1929 में क्या बात कही थी? बहुत ही शानदार इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। कह रहा पर्यवेक्षकों की संख्या जो है ना, पर्यवेक्षकों की संख्या, पर्यवेक्षकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण, कमी है पर्यवेक्षकों की, नॉर्मल सी बात है। अपर्याप्त होने के कारण, अपर्याप्त होने के कारण शिक्षा में अपव्यय की मात्रा, होने के कारण शिक्षा में अपव्यय की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, जो पर्यवेक्षक हैं वो बहुत ही कम है संख्या में। ड्यूटी ऊपर जो पर्यवेक्षक की होती है, सुपरवाइजर जो है वो बहुत कम है, अगर हैं तो उनको प्रशासनिक कार्य में उलझाए रखते हैं, तो वो आकर आपका विकास से संबंधित कार्य नहीं देख पाते हैं, है ना? तो ये बात आपकी कही थी, हर्टंग समिति ने ये मुद्दा उठाया था, स्टेटमेंट दिया था।
कमियों की बात कर रहे हैं बेसिकली अपने। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने क्या बोला? आचार्य, 5 मैं आपको इसमें बताऊंगा, 4 बता देंगे, चलो राष्ट्रीय का तो हो ही गया, 4 और बताऊंगा। आचार्य नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, सन आपका हो जाएगा 1949। देखो वैसे तो इजी है याद रखना, 19, 29, 49, इसीलिए इसी ऑर्डर में मैंने लिखा है, बढ़ते क्रम में आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला 53 हो जाएगा आपका, भी आएंगे उस पर भी बताऊंगा आपको। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति जो है आपके, इन्होंने क्या बात बोली है सर यहाँ पे, इनकी बात को भी गौर करते हैं। इन्होंने क्या कहा, इंक चेंज कर लेते हैं, ग्रीन से लिखते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1949 ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा पर्यवेक्षण का कार्य जो है ना, एजुकेशनल सुपरविजन का जो काम है, शिक्षा पर्यवेक्षण का कार्य जो है वो यांत्रिक, अब इसका मतलब समझाऊंगा, ध्यान से देखना, यांत्रिक तथा नैतिकी रह गया है। यानी कि बस ये ऐसे ही चल रहा है कि एक ड्यूटी लगा दी, वो अपना कागजी काम चार पूरा करके आ गया, घुमाया जी गाड़ी लेके सरकार के खर्चे पे, और चलो भी अपना काम बन गया, भाड़ में जाए जनता, ऐसा सा काम करता है। तो केवल यांत्रिकी रह गया है का कार्य, यांत्रिकी व नैतिकी रह गया है कि बस ऐसे काम करना है, दिखावा करना है, बाकी इसका फ्रूटफुल नहीं है, कहने का मतलब ये है ना। ये बात आपकी किसने कही थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति 1949। फिर आ जाता है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, जो कि आपको बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग। कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। सन आपको याद रखना है 1953, अगर याद रख पाओ तो। स्टेटमेंट आपको मैं इनका बता देता हूं। इन्होंने कहा अनेक स्थानों पर पर्यवेक्षण केवल, अनेक स्थानों पर पर्यवेक्षण जो है वो क्या है, केवल औपचारिक ही रहता है। तो वही थोड़ी सी बात है, उसको बस घुमा फिरा के बोल दिया, औपचारिक रहता है, पर्यवेक्षण औपचारिक ही रहता है। ये बात किसने बोली थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। याद रह जाएगा, कोई चक्कर किसी को इसमें। तो मैंने आपको यहाँ पे कौन कौन से आयोग बता दिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सबसे पहले मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा, कहाँ गया, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की मैंने आपको क्या बात बताई थी? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने रीढ़ की हड्डी का है प्रभावी पर्यवेक्षण को। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से कोठारी आयोग भी याद आता है क्या? जी हाँ, डिटेल में दोबारा नहीं जाऊंगा, सारी चीज ऑलरेडी आपको क्लासों में मैं दे चुका हूं। पहले की क्लास जाके देखो, जो पहली बार ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने क्या बोला कि पर्यवेक्षण का कार्य बहुत शीघ्रता से होता है। हर्टन समिति ने क्या कहा कि पर्यवेक्षक की संख्या जो है अपर्याप्त होने के कारण इसकी उपलब्धता जो है कम है, शिक्षा में अपव्यय काफी ज्यादा हो रहा है। ये बात बोली थी हर्टन समिति 1929 ने। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने क्या कहा कि इसका काम जो है ना बस ऐसी यांत्रिकी रह गया है, ठीक है ना, मेन जो काम है वो तो हो ही नहीं रहा। 1953 के अंदर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या बात बोली? अनेक स्थानों पर पर्यवेक्षण केवल औपचारिक रहेगा। तो सिमिलर सी बातें, बस घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि जो कमियां है ना इनमें, वो इन्होंने बताई कि भाई ये दिक्कतें आ रही है ना। विद्यालय पर्यवेक्षण के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर दे दिया था ना इसका हमने, हाँ जी, प्रभावी पर्यवेक्षण। चलो 44 नंबर में क्या पूछ रहा है? विद्यालय पर्यवेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा है, 44 नंबर आपका क्वेश्चन है। पहला पढ़ते हैं, विद्यालय संसाधनों के प्रभावी अध्यापन व अधिगम प्रवृत्तियों में लाना, बिल्कुल सही बात है, मुख्य उद्देश्य है ये तो। शिक्षकों व छात्रों की समस्याओं के निकट परिचय प्राप्त करना, बिल्कुल सही है, उसके बाद उसको इंप्रूव करेंगे, ठीक करेंगे, डायग्नोस करके उसको सही करना है अपने को, है ना। रेमेडियल क्लासेस लगानी होती है, आपको पता ही है। समाज की उपचारात्मक, जिसको अपने कहते हैं, समाज की विद्यालय से अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालय के उद्देश्यों के, अपेक्षाओं, उपेक्षाओं नहीं, अपेक्षाओं, विद्यालय की, विद्यालय से अपेक्षाएं जो है समाज की, उसके अनुरूप उद्देश्यों को शिक्षकों से परिचित करना, बिल्कुल सही है। ये सारे ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं इसमें, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 45 नंबर, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है? बोल रहा है 45 में, निरीक्षण एक प्रक्रिया है जो एक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर शिक्षण की उन्नति तथा सभी योजनाएं बनाई जाती है। यह कथन किसका है? तो देखो यहाँ पे दो वर्ड पकड़ने हैं, शिक्षण की उन्नति और योजना। योजना कब बनाते हैं उन्नति के लिए? बटन दबाकर, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बटन दबाकर योजना का शुरुआत किया जाता है उन्नति के लिए। यानी कि बार वह बटन आपको याद रखना है। स्विफ्ट तो आपका सतत सुधार से संबंधित था, सतत सुधार से संबंधित था, ये मैंने आपको टीक्यूएम में पढ़ाया था, टीक्यूएम में मैंने पढ़ाया था। चैप्टर जो हमारा सेकंड है, वीडियो नंबर आपके 5 और 6 देख लेना, जिनको ये चैप्टर नहीं आता, बहुत ही शानदार चैप्टर मैंने करवाया है, और क्या रिस्पॉन्स आपने दिया है, मजा आ गया था कसम से उसमें भी। तो मुखर्जी ने क्या बात बोली थी? मुखर्जी ने सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बात किसके लिए की थी।
मुखर्जी ने बात की थी निरीक्षण को लेकर, किसको लेकर, निरीक्षण को लेकर। अब निरीक्षण को लेकर मुखर्जी ने आपके क्या बात की है, मुखर्जी साहब कहते हैं कि चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो चाहे प्रधानाध्यापक हो, उसके द्वारा क्या कहता है कि उसके द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहेंगे। तो मुखिया जो है मूल्यांकन करेगा, ऐसे समझ लो, मुखिया जो है मूल्यांकन करेगा। ये बात किसने कही थी, मुखर्जी ने। तो मुखर्जी से मुखिया मूल्यांकन, बटन दबाकर योजना की शुरुआत होगी। किसी को इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। है किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई डाउट इसमें, चलें आगे, बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में। अध्यापन के पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए उसका। अच्छा 45 का आंसर बता दिया ना मैंने आपको, 45 का 12वां बटन, ठीक है। क्या उद्देश्य होना चाहिए, स्कूल की सुविधाओं का उचित उपयोग करना, बिल्कुल सही बात है। सफलता की उपलब्धि, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम का संचालन, बिल्कुल सही। छात्र कल्याण की उन्नति, सही है। तो इसमें से पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो सबसे बेस्ट है तो सभी सही। देखो क्या अध्यापन के पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, अध्यापन का। अब इसके अंदर थोड़ा सा लूप क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा लूप क्या है, कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल दिया, अध्यापन के पर्यवेक्षण डाल दिया। पर्यवेक्षण के अंदर तो आपको पता है स्कूल सुविधाओं का उचित उपयोग होना चाहिए, हम ये सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा में सफलता की उपलब्धि को भी सुनिश्चित करेंगे कि भैया कोई बच्चा वीक है, उसका पहले उसको डायग्नोस करेंगे, फिर उसका रेमेडियल क्लासेस लगाएंगे, उसका निदान करेंगे, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण आपने पढ़ा है। पाठ्यक्रम का सही रूप से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात भी आप देखोगे। छात्र कल्याण की उन्नति भी देखो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया, अध्यापन के पर्यवेक्षण के लिए, अध्यापन के सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, जहां पर बच्चे की बात हो गई कल्याण की, वही बेस्ट आंसर होगा। यानी छात्र कल्याण की उन्नति के लिए, छात्र के हित में जो जो चीजें हैं, ये तीनों चीजें जो है ना, ये छात्र के हित में अपने आप आ जाएंगी। ये चीज आपने ठीक कर ली तो छात्र के हित में ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो छात्र कल्याण की उन्नति जो है वही आपकी करेक्ट होगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, निरीक्षण की हम बात करते हैं, ये तो पर्यवेक्षण हो गया। अगर हम बात करें निरीक्षण की, किसकी बात करें, निरीक्षण की बात करें। अभी वीडियो 30 मिनट की हुई है, कोई 2 4 5 मिनट और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। निरीक्षण का जो सृजन है, निरीक्षण का सृजन 1854 से है आपका, ठीक है। क्या है, आपने वुड डिस्पैच आयोग पढ़ा था, पहले चैप्टर में भी आपको थोड़ा सा इसका मैंने समझाया था, ठीक है। भारत में शिक्षा बताई थी, उससे पहले आपको बताई थी शिक्षा का क्या स्वरूप था, कैसे कैसे आयोग आए, कैसे कैसे समितियां आई, क्या क्या नीतियां बनी, एनसीएफ बना, एनईपी बना, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो निरीक्षण का सृजन 1854 में आपका है ये, और है किसका ये, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच घोषणा के तहत किया गया। वुड डिस्पैच ऐसे कह सकते हो, घोषणा के तहत किया गया। वुड डिस्पैच आयोग जो था आपका, उसकी घोषणा के तहत ये किया गया। निरीक्षण का काम, इंस्पेक्शन करना कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पता तो होना चाहिए ना टीचिंग में, कि रिपोर्ट दो हमें लाकर। तो ये काम हुआ वुड डिस्पैच आयोग में। उसके बाद आपको एक टर्म याद रखनी है, डीपीआई। क्या याद रखना है, डीपीआई। पहले फुल फॉर्म बताता हूं, डीपीआई का मतलब क्या होता है। डीपीआई का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्शन, डीपीआई, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आपका डीपीआई हो गया। बेसिकली मतलब क्या है इसका, सहयोगी के पद के रूप में, ये आपका जो है सहयोगी पद के रूप में है, सहयोगी पद के रूप में है। फिर इसके नीचे आपका डीपीआई के नीचे कौन हो जाएगा, इंस्पेक्टर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, इंस्पेक्टर आ जाएगा। तो यहां पे हम ले आते हैं इंस्पेक्टर को, किसको ले आते हैं, इंस्पेक्टर साहब को ले आते हैं। इंस्पेक्टर साहब ये कोई वो नहीं है जो चोरों के पीछे भागेंगे। इन इंस्पेक्टर साहब का काम क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति होती है इनकी। कहाँ नियुक्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति होगी। थोड़ा सा ये हायरार्की आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रह जाएगी तो ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर इसके कार्य बताऊंगा, इसके कार्य बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूं, एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूं, इसको भी आप याद रख लो तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। 1909 में, 1909 में इंग्लैंड में इसका उपयोग किया गया था। इंग्लैंड में इसका उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, ये इंस्पेक्टर डीपीआई सिस्टम का, ये डीपीआई इंस्पेक्टर सिस्टम का इंग्लैंड में 1909 में इसका उपयोग किया गया था। इसका प्रयोग किया गया था, ये कह सकते हो। उपयोग से ज्यादा बेटर वर्ड होगा आपका प्रयोग किया गया, ठीक है।
उन्होंने वहां पे इसका प्रयोग किया, टेस्ट किया, फिर ये अपने यहाँ तो आपका आ ही गया था, मैंने आपको बताई। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज याद रखो कि निरीक्षण समिति के रूप में, वही हम निरीक्षण पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने निरीक्षण समिति के रूप में ये बनाया कि भैया डीपीआई और फिर इंस्पेक्टर को शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्त करके उससे काम निकलवाते हैं, सिस्टमेटिक काम चलेगा। ठीक है, ये तो था ही अंग्रेजों का सिस्टम से, एक उनका होता था, पूरी हायरार्की होती थी कि ऐसे ऐसे करके ये डिवीजन है, इसको ये बनाओ, उसको वो बनाओ, ये उसको रिपोर्ट करेगा, ये उसको रिपोर्ट करेगा, तो ये काम तो थे ही इनके। फर्स्ट है नियमों को लागू करना, ये काम हो जाएगा आपके इंस्पेक्टर का। और क्या काम है? त्रुटि खोजना, त्रुटि खोजना, ये काम, क्योंकि निरीक्षण में काम यही होता है, गलतियां निकालना, त्रुटि खोजना। तो ये आपका हो गया निरीक्षण से संबंधित। ठीक है, वुड डिस्पैच आयोग की घोषणा के तहत ये स्टार्ट हुआ था। इंग्लैंड में 1909 में इसका पहले प्रयोग किया गया। इंस्पेक्टर का फन फैक्ट इसका आपको मैंने बता दिया, कार्य है नियमों को लागू करना, त्रुटि खोजना। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी नियुक्ति होती है। कहाँ नियुक्ति होती है? शिक्षा के क्षेत्र में। किसकी? इंस्पेक्टर की। किसकी नियुक्ति होती है? इंस्पेक्टर की। और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, सहयोगी पद के रूप में आपका कौन है यहाँ पे? डीपीआई है। कौन है? डीपीआई। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट इसमें? बन जाएगी बात, चलें आगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारा, ये आपका हो गया सारा कंप्लीट। और चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किसी को इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ऊपर मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, ऊपर मैंने आपको, हाँ, ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए थे यहाँ पे, हाँ जी, ये लो, थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया है, एक साथ हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलो थोड़ा सा और एडजस्ट करने दो मुझे, एक सेकंड रुको। हाँ जी, अब बात बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा, जी, अब ठीक है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया। अब इसके अलावा, अच्छा, नरेंद्र देव समिति मैंने आपको बता दी, एक और यहाँ पे ऐड कर लेना, एक और यहाँ पे ऐड कर लेना, एच एस लॉरेंस। ठीक है, एच एस लॉरेंस, इनका भी एक स्टेटमेंट याद कर लेना, अगर कर पाओ तो। सुन लोगे तो भी याद रह जाएगा, ऐसे कोई खास मतलब जोर देने की जरूरत नहीं है कि बस रटना ही है इसको, यही आएगा, ऐसा नहीं है। एच एस लॉरेंस द्वारा निरीक्षण प्रणाली का चित्रण किया गया। एच एस लॉरेंस द्वारा निरीक्षण प्रणाली का, द्वारा निरीक्षण प्रणाली का चित्रण किया गया। ठीक है, ये चीज आप याद रख लेना, किसके बारे में? एच एस लॉरेंस के बारे में। माध्यमिक शिक्षा आयोग का मैंने आपको बता दिया, मुदालियर आयोग। अच्छा, दो और पढ़ ही लेते हैं फिर, चलो दो और बता ही देते हैं, लगे हाथ। इसी में हेडिंग लगा लेता हूं, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर। एक आप पढ़ लेना सैडलर आयोग। क्या पढ़ लेना? सैडलर आयोग। निरीक्षण प्रणाली में दोष हम ये पढ़ रहे हैं। और आपका साइमन आयोग, साइमन कमीशन तो आपने पढ़ा ही है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक खूब आपने पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में भी है। 1929, ये डेट तो सबको याद ही होगी, है ना? उससे पहले 28 में ये बना था। 1917 से अपन स्टार्ट करते हैं, सैडलर आयोग। अब ये मेरे को थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर देना चाहिए था, ऊपर सीक्वेंस में सबसे पहले सैडलर पढ़ लेते। ठीक है, उसके बाद आपका कलकत्ता आ जाता, और फिर आपका साइमन, और फिर एंड आगे आपके सो ऑन चलते जाते हैं ना, हार्टन समिति, एंड देन आपका नरेंद्र देव समिति, माध्यमिक शिक्षा आयोग। चलो कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पे थोड़ा ध्यान आ गया तो यहीं बता देते हैं, छोड़ना तो क्या है, बता तो देते ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा, चलो अब ठीक है, अब दिख रहा है ना सही। चलो, सैडलर आयोग और साइमन आयोग, इन्होंने क्या क्या दिक्कतें बताई है निरीक्षण में। इसमें इन्होंने कहा है इंस्पेक्टर द्वारा, इंस्पेक्टर मैंने आपको बता दिया कहां से बना, पद कैसे बना, डीपीआई के अंडर में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन? इंस्पेक्टर द्वारा। सैडलर आयोग ने क्या कहा है कि इंस्पेक्टर द्वारा जो है ना, ये स्टेटमेंट्स पूछ ले तो याद हो जाने चाहिए आपको। ठीक है, आयोग थोड़ी थोड़ी नजर मार लोगे तो भी ध्यान रह जाएगा। जल्दबाजी में निरीक्षण करना, जल्दबाजी में निरीक्षण करना, और मैत्रीपूर्ण संबंधों का अभाव। क्योंकि आपको पता है निरीक्षण में क्या होता है, मैत्रीपूर्ण संबंधों का अभाव होता है, जबकि पर्यवेक्षण में मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छे होते हैं, है ना? समझा समझा के कि अरे भाई यार कर लेना, ऐसे क्यों करता है तू, ऐसे प्यार से उसको समझा दिया जाता है तो काम हो जाता है। मैत्रीपूर्ण संबंधों का अभाव होता है, सैडलर आयोग ने बात कही थी। इंस्पेक्टर जो है वो जल्दबाजी में निरीक्षण करता है। साइमन कमीशन यहाँ पे क्या कह रहा है? साइमन कमीशन यहाँ पे क्या कह रहा है? साइमन कमीशन की भी सुन लेते हैं। साइमन कमीशन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? इन्होंने कहा कि साइमन कमीशन के अनुसार निरीक्षक जो है ना, इन्होंने कहा कि जो निरीक्षक हैं वो स्कूलों, निरीक्षक द्वारा स्कूलों की कमियों का पता लगाना, निरीक्षक द्वारा स्कूलों की कमियों का पता लगाना, पता लगाना, जैसे कार्य किए जाते हैं, जैसे कार्य, क्या हो गया मेरी हैंडराइटिंग को,
इतना बुरा लिखा जा रहा है, किए जाते हैं। अब ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो निरीक्षक द्वारा स्कूलों की कमियों का पता लगाने जैसे कार्य किए जाते हैं, यानी कि वो बस कमियों पे ही ध्यान देते रहते हैं, ठीक है ना। उसको इम्प्रूव कैसे करना है, समुचित निर्देश देने का अभाव रहता है निरीक्षक के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो, है ना। चलो, तो यही अपना मोटिव है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्पफुल लगे, जो आपके 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीटर हैं, उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले और उनका हो जाए रिवीजन। तो ये जो क्लासेस हैं इसी टाइप से मैंने डिजाइन की हैं। देखो मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हिस्ट्री करवा दो, साइको करवा दो, मैथ्स करवा दो, रीजनिंग करवा दो। देखो मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, है ना, लेकिन ये जरूर है कि मैनेजमेंट जैसे कंप्लीट होगा ना, तो सबसे पहले हमारी जो कोशिश रहेगी वो रहेगी मैथ स्टार्ट करने की, ठीक है। फिर अपने मैथ्स स्टार्ट करके आगे जैसे जैसे अपनी बात बनती जाएगी हम करते जाएंगे काम। अगर टाइम मिलता गया और आपका सपोर्ट इसी तरह मिलता गया, अगर आपने स्टेटस नहीं लगाया तो मेरी इन वीडियोस का व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाया कीजिए। बहुत ही शानदार क्लासेस आपके लिए डिजाइन की है, जहां पे हम एमसीक्यू प्लस थ्योरी पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये वीडियोस देखने के बाद आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।